Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel SC E-Learning. Today we are going to discuss methods of communication. So let's just start the topic. Before starting the topic, if you are new to our channel, kindly subscribe to our YouTube channel SC E-Learning and press the bell icon. So coming back to the topic, we are going to discuss methods of communication. So the following table demonstrates the 4 key methods of communication: oral, written, visual and pictorial. So what is a written communication? A written communication method is used, for example, reports, emails and letters. Something which is communicated in a writing. जब हम writing में कोई चीज़ लिख के किसी चीज़ को कोई मैसेज कन्वे करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ रिटन कम्युनिकेशन. इसकी एग्जांपल्स जो है, आप रिपोर्ट्स लिखते हैं, जिस तरह की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, ईमेल्स लिखी जाती हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, मेमोस लिखे जाते हैं. दे ऑल आर द पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ऑरल कम्युनिकेशन क्या है? जो चीज़ें हम बोलते हैं, जो हमारी फेस टू फेस डिस्कशन में या टेलीफोन कन्वर्सेशन, मीनिंग के जो हमारा स्पीकिंग के हवाले से जो भी चीज़ें होंगी, दैट इज़ आर ओरल कम्युनिकेशन. जो कि हम लफ्ज़ पर लफ्ज़ जो चीज़ें हम बयान करते हैं, चाहे हम फेस टू फेस डिस्कशन में करें या हम उसको टेलीफोन कॉल पे करें, दिस इज़ आर नोन एज दिस कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड एज ओरल कम्युनिकेशन. Consider your own experience in that people typically use a multitude of gestures and facial expression to emphasize and articulate their message. लोग जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को भी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने मैसेज को एम्फेसिस करने के लिए, अपनी जो बात है उसके ऊपर वजन डालेंगे. मैनी स्टडीज कंक्लूड दैट दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी लैंग्वेज इज़ फार मोर पर्सुएसिव दैन द एक्चुअल मैसेज इटसेल्फ. ये भी चीज़ कंसिडरेशन में आई है कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो आपके एक्चुअल मैसेज से ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है. अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप किसी मीटिंग में हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ही 90% आपकी ऑथेंटिसिटी को अप्रूव कर जाता है, आपके डेडिकेशन को शो करता है. इसके अलावा वो आपकी एफर्ट्स को शो करता है, या यू आर सीरियस अबाउट समथिंग. लेकिन अगर आपका मोरल डाउन है, आपका बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही, तो आपका मैसेज बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करेगा टू दी ऑडियंस. इसके बाद आती है विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन क्या है कि जो हम कुछ स्क्रीन के थ्रू फेस टू फेस जो हम अपनी आंखों के ज़रिए से चीज़ें देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नोटिस बोर्ड्स या फेस टू फेस डिस्कशन जो हम करते हैं, दिस इज़ नॉन एज अ विजुअल कम्युनिकेशन. पिक्टोरियल क्या है कि जो हम चार्ट्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी मैसेजेस हम कंसीव करते हैं फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग्स, इज नॉन एज पिक्टोरियल कम्युनिकेशन. The primary purpose of visual ads is to communicate with greater clarity and increase the level of understanding among the audience. जो बेसिक मकसद होता है विजुअल एड्स का, यानी कि पिक्टोरियल एड्स का, उनका मकसद क्या होता है, उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि जो आप लोग जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करती है, हमारी क्लैरिटी को इंक्रीज़ करती है, हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि हमें उस चीज़ की कंप्लीट पिक्चर, एक विजुअलाइजेशन हमें आ रही होती है और हम मेंटली भी उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उसका एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है. विजुअल एड्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑप्टिमम बेनिफिट इन अ प्रेजेंटेशन. अगर एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे? विजुअल एड्स शुड बी यूज sparingly to highlight and give greater credibility to key points. जो विजुअल एड्स हैं वो विजुअल एड्स को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आपकी जो की पॉइंट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए विजुअल एड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ विजुअल एड्स वुड लॉस देयर एफिकेसी. अगर आपने विजुअल एड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, यानी कि आपने ग्राफ भी इस्तेमाल किए हैं, पिक्चर्स भी इस्तेमाल किए हैं, आपने टन्स ऑफ ड्राइंग्स इस्तेमाल किए हैं, तो वो आपकी एफिकेसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है. तो की पॉइंट्स के ऊपर सिंपल विद 1 पिक्चर 2 पिक्चर्स यस विद सिमिलर ग्राफ्स अगर आप जाते हैं और आप उसके साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करके जाते हैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आपका ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग विजुअल एड्स. विजुअल एड्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू द इंटायर ऑडियंस. इतनी छोटी पिक्चर भी ना हो, इतनी बड़ी भी ना हो कि वो चीज़ों के ऊपर एक बार नज़र जो है ना, अगर छोटी होगी तो वो आंखें बंद करके देखनी पड़ती हैं, बहुत विजुअली आपको अपील नहीं करती. बहुत बड़ी होगी तो उसके लिए भी आपको आंखें काफ़ी खोलनी पड़ती हैं, तो दैट इज़ वोंट गो इन योर फेवर. आपको विजुअल एड्स को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो आपकी कंप्लीट ऑडियंस कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसको देख पाए. तो अब बात कर लेते हैं हम मेथड्स के ऊपर. विजुअल एड्स के अंदर ही हम बात कर लेते हैं. विजुअल एड्स शुड बी डिस्प्लेड ओनली एट द रेलेवेंट पॉइंट्स. कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए? रेलेवेंट पॉइंट्स के ऊपर इन द प्रेजेंटेशन, एंड शुड बी
removed or switched off before moving on to the new information. और उनको रिमूव कर देना चाहिए या स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हम नेक्स्ट किसी पॉइंट की तरफ, क्योंकि अगर आप अपना पॉइंट स्विच कर गए लेकिन आपका विजुअल एड वहीं का वहीं स्टिक है तो जो ऑडियंस है उनको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप विजुअल एड की बात करें या आप कोई और इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो वो देख रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग टू दैम. A visual aid should contain only such information which can be easily comprehended by the audience. सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि ऑडियंस एक्चुअली कंप्रीहेंड कर सके, जो ऑडियंस उसको कंसीव कर सके. A visual aid showing clip arts from well-known sources should be avoided as it shows lack of original professional knowledge of the subject. जो कि क्लिप आर्ट्स इस्तेमाल किए थे, प्री डिफाइंड इमेजेस रहती हैं या प्री डिफाइंड जो शेप्स होती हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो उसकी जो प्रेजेंटेशन जो डिलीवर कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी उससे इम्पैक्ट होती है कि उसके पास नॉलेज नहीं है या उसके पास उस सब्जेक्ट के ग्रिप नहीं है. दैट इज़ वाई ही इज़ यूजिंग प्री डिफाइंड क्लिप आर्ट्स. आफ्टर ऑफरिंग द एक्सप्लेनेशन, जब आप एक्सप्लेनेशन ऑफर कर देते हैं फॉर द कॉन्टेंट ऑफ द विजुअल एड, द स्पीकर शुड इमीडिएटली टर्न फेस टूवर्ड्स द ऑडियंस एंड कंटिन्यू टू स्पीक. जैसे ही आपने जो भी उसमें फ्लो चार्ट या डायग्राम्स आपने एक दफ़ा उनको एक एक्सप्लेन कर दिया, आपने उनमें जो कंटेंट लिखा, तो आपको अपना जो फेस है वो टर्न अराउंड करना टूवर्ड्स द ऑडियंस, ताकि आप अब ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें, आप उनके साथ उनकी तरफ मुँह करके जो है ना आप फेस टू फेस टॉक करें, ताकि जो भी चीज़ें उनके लिए क्लैरिटी नहीं है, आप उनके फेस एक्सप्रेशन से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बातें कितने लोगों को एब्सॉर्ब हुई हैं, कितने लोगों को नहीं हुई, तो उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट कर पाए. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया? डिफरेंट सिचुएशन विल लीड देमसेल्फ टू अ डिफरेंट चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया. जितने सिचुएशन जिस तरह की होगी आप उस तरह का वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मोड ऑफ मीडियम चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. द टाइप्स ऑफ मीडियम इंक्लूड, जो मीडियम्स की टाइप्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या है? टेलीफोन्स जो आइडियल है हमारी मोस्ट इनफॉर्मल एंड सम फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में कम इस्तेमाल होता है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है कि आप टेलीफोन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं जो कि टेली कॉन्फ्रेंस कहलाती है. व्हेन मोर देन 2 इंडिविजुअल्स इन रिमोट लोकेशन नीड टू शेयर अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, often used for internal communication common and sometimes for external communication too less common. बहुत रेयर केसेस में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये इंटरनल ही इस्तेमाल होती है. अगर आप एक ऑफिस में सिमिलरली आपकी एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के 4 टीम मेंबर्स, इनमें से 1 या 2 रिमोट हैं, कहीं पर किसी और लोकेशन पर है, तो वो टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू चारों मेंबर्स एक दूसरे से कांटेक्ट करके अपना वो प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं. इसी तरह फैक्स या फैसीमाइल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डॉक्यूमेंट होता है जो कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप भेज सकते हैं. हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट. कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट नीड्स सेंडिंग टू डिफरेंट फिजिकल लोकेशन. आपको फिजिकल लोकेशन पर अगर चाहिए और फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप फैक्स के थ्रू करते हैं. लेटर्स क्या होते हैं जो कि फॉर्मल या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल एन ऑडिट ट्रेल, यानी कि ऑडिट प्रूफ आपको देना पड़ता है आपके. इसी तरह आपको अगर कोई लेटर आपको इशू करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई सर्विस रेंडर करनी है, तो आप उसके लिए एक लेटर इशू करते हैं कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए. आपको एक लेटर देना पड़ता है फॉर रिन्यूअल ऑफ योर पेमेंट, या कुछ भी इस किस्म की चीज़ें जिसमें आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है और ये एक्सटर्नली इस्तेमाल होता है. फिर हमारा मीडिया आता है एडवर्टीज़मेंट. एडवर्टीज़मेंट एक ग्रेट मीडिया है फॉर द बिजनेसेस, क्योंकि बिजनेसेस जितनी भी कम्युनिकेशन टूवर्ड्स देयर क्लाइंट्स करते हैं वो 90% उसमें से वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू. आप एडवर्टीज़मेंट ही इस तरह डिज़ाइन करते हैं ताकि आप एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को जो है मुतवज्जो कर सकें अपनी तरफ कि आपका बिजनेस इस तरह ग्रो कर रहा है, आपके पास ये प्रोडक्ट लाइन्स हैं, आपकी ये सर्विसेज हैं, ताकि लोग आपसे इंटरेक्ट करें, आपसे कम्युनिकेट करें और आपका प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो. इसके बाद आती है वीडियो कॉन्फ्रेंस. वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या, जिस तरह टेली कॉन्फ्रेंस थी उसमें वाया टेलीफोन 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल रिमोटली कनेक्ट होते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग विजुअली एक दूसरे से कनेक्ट हो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस. एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टेलीकॉम दैट इंक्लूड विजन विद द वॉइस, यानी कि आपकी ऑडियो के साथ आपकी वीडियो भी यहाँ पर होगी, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है मीटिंग में बिटवीन ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ और इन रिमोट लोकेशन. जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स हैं डिफरेंट लोकेशन में हैं. फॉर एग्जांपल सेल्स टीम ऑफ कराची एंड सेल्स टीम ऑफ इस्लामाबाद ऑफ अ कंपनी, अगर मैं उनको एक मीटिंग अरेंज करनी है तो दे अरेंज अ मीटिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ड्राइंग्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स. ड्राइंग, ग्राफ्स एंड चार्ट्स जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एनहेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अगर, तो
तो उसको आप ड्राइंग के थ्रू या चार्ट्स या ग्राफ्स के थ्रू इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, तो आप उसके थ्रू इन चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। टिपिकली यूज एज अ पार्ट ऑफ अनदर मीडियम, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स और ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं एक और मीडियम के अंदर जो कि रिपोर्ट्स होंगी या आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, उसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए ड्राइंग और ग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होगी, जो हमारी मीटिंग्स के अंदर कम्युनिकेशन होगी या जो हम वन बाय वन टॉक करेंगे, अप्रोप्रिएट टू अ मल्टीट्यूड ऑफ सिचुएशन अकरिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नली। दोनों तरफ से सिचुएशन में ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, फॉर्मली भी हो सकती है और इनफॉर्मली भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। एग्जाम्पल माइट इंक्लूड एक फॉर्मल इंटरनल एम्प्लॉय अप्रेजल और एन इनफॉर्मल एक्सटर्नल क्लाइंट मीटिंग। फॉर्मल एम्प्लॉय अप्रेजल क्या मतलब क्या है कि अगर आपने कोई कंपनी ने कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको अप्रेज करने के लिए बुलाते हैं, तो ये एक फॉर्मल आप उसको अप्रेजल देते हैं। और इनफॉर्मल भी हो सकता है, अगर आप किसी एक्सटर्नल क्लाइंट से मीटिंग में जाते हैं तो आप इनफॉर्मली उससे कैजुअली भी बात कर सकते हैं, अगर आप एक एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के अंदर एक क्लाइंट से मीटिंग में है। मेमोरेंडा क्या होता है कि जो आपके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको सर्कुलेट करना होता है, नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरनल। ये इंटरनली इस्तेमाल होते हैं कि अगर आपको कोई एक नोटिस इशू करना है जो कि आपको टेलीफोन करके या आप उसको ईमेल करके आपको पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन है, तो आप मेमोरेंडम बनाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग्स योर एम्प्लॉयज़ या जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनको आपने वो चीज़ कन्वे करनी है। ये यूजुअली जो है फॉर एग्जांपल क्वार्टरली सेल्स समरीज और नोटिस ऑफ फायर अलार्म टेस्ट के नोटिस या सेल्स समरी जो है वो आप मेमोरेंडा के थ्रू इशू कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो कम्युनिकेट सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही होती है। दिस डॉक्यूमेंट्स कैन इंक्लूड बोथ इंटरनल, फॉर एग्जांपल फोरकास्ट एंड एनालिसिस। इंटरनली भी इस्तेमाल किया जाता है, फोरकास्ट एनालिसिस रिपोर्ट हो सकती है, परचेज और सेल्स स्ट्रेटजीज की रिपोर्ट्स होती हैं। एक्सटर्नली क्या होगी, हमारी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं कंपनीज की, अकाउंट्स रिपोर्ट्स जो होती हैं और बिजनेस प्लान्स फॉर अ बैंक लोन एप्लीकेशन। जब आप बैंक लोन की एप्लीकेशन दे रहे होते हैं तो आपको हमें बिजनेस प्लान देना पड़ता है, तो वो सब कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हो सकता है। ईमेल वाइडली यूज़ होता है, फॉर्मली भी यूज़ होती है, ज़्यादातर ये फॉर्मली यूज़ होती है, इनफॉर्मली कम ही यूज़ होती है। और ईमेल ज़्यादातर जो है एक्सटर्नली यूज़ होती है रेदर देन इंटरनली। आपको जब अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करना होता है, आपको कि प्रोडक्ट लाइन के हवाले से लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है, या आपको किसी कंपनी के साथ कोई डील साइन करनी होती है, या आपको कोई कंपनी से किसी चीज़ के इंटरेस्ट चाहिए, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको उस कंपनी से उस चीज़ की क्यूरी चाहिए, तो उसके लिए जो बेस्ट वे है दैट इज़ यूज्ड ईमेल कम्युनिकेशन। Electronic bulletin boards are similar to news bulletins, often used internally for posting information such as instructions, manuals, policies, and procedures. Could also be adopted for external use to keeping customers up to date, offerings, technical updates, and other company information. ये बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंट जगह पर लोकेटेड होते हैं, जिससे आप अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को भी, इवन आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग देम फॉर योर कस्टमर्स इज वेल। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के यूनिवर्सल कंपोनेंट्स क्या है? A number of scholarly writers use a model called the universals of communication. Universals of communication the overall communication process को कहते हैं, to describe the various components of interpersonal communication। जो components of interpersonal communications हैं, जो interpersonal communication आपने करनी है उसके अंदर जो जो components होंगे उन सब को अगर हम combine करें तो that is known as universals of communication. The model includes 10 components as follows. 10 components होते हैं universal of communication के अंदर। क्या होंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर? नंबर 1 पे आता है सोर्स रिसीवर। पहला कंपोनेंट क्या है? सोर्स टू रिसीवर। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 लोग होंगे, एक सोर्स होगा एक रिसीवर होगा। द सेंडर या सोर्स एंड द रिसीवर। एक बंदा मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, दूसरा बंदा से रिसीव कर रहा है, तो दैट इज नोन एज सोर्स और रिसीवर। Furthermore, the universal model states that the interpersonal communication need to be two-way. Interpersonal communication should be two-way, यानी कि source to receiver and receiver to source, vice versa. For example, a public speech is one-way and therefore not considered interpersonal communication. एक public speech जो है वो interpersonal communication नहीं है, क्यों? क्योंकि वो one-way है। तो आपकी interpersonal communication के लिए source और receiver का होना भी ज़रूरी है, and it should be two-way। यानी कि जो receiver पहले मैसेज रिसीव कर रहा था, he should also then act like a source, and the source which was earlier should act like a receiver in the next term. Encoding and decoding. Interpersonal communication requires the message to be reduced to written or spoken from encoding, sent sound,
एंड लाइट वेव्स देन डिकोड बाय द रिसीवर। पहले मैसेज को इनकोड किया जाता है, यानी कि आपको आपके दिमाग में कोई मैसेज, आपकी बात, कोई जहन में आपकी कोई बात है, आप उसको रिटन या स्पोकन वर्ड्स के अंदर इनकोड करते हैं और उसको सेंड करते हैं थ्रू साउंड या लाइट वेव। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ सेंड करनी है तो आप लाइट वेव के थ्रू सेंड करेंगे। अगर आपने फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप साउंड वेव के थ्रू सेंड करेंगे, और फिर उसके बाद रिसीवर उन मैसेज को सुन के डिकोड करता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस इज अ कॉमन इन अ कॉमन लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। जो कॉम्पिटेंस है वो आपकी इफेक्टिव नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस है वो आपकी कॉम्पिटेंस के ऊपर मुनहसर है। फर्दर मोर कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द मोड ऑफ द एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल एड्रेसिस पोजीशन। आपको कॉम्पिटेंस अगर आपके पास होगी तो आपको इस चीज़ का इंटरेस्ट हो, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, द इम्पैक्ट ऑफ मोड ऑफ एड्रेस, कि कौन आपको एड्रेस कर रहा है और उसकी क्या पोजीशन है, आप उसके अकॉर्डिंग उस मैसेज को अंडरस्टैंड। व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू कीप साइलेंट, किस वक्त आपने बात करनी, किस वक्त आपने खामोश रहना, ये सब चीज़ें आपको आपकी कॉम्पिटेंस के, अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है, आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि किससे किस तरह बात करनी, कब खामोश रहना है, कब आपको बात करनी है। एंड बीइंग एबल टू अडाप्ट द मैसेज इन रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट, और जिस कॉन्टेक्स्ट में जो मैसेज कहा जा रहा है आप उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में अडाप्ट भी कर पाएँ, तो इट इज़ नोन एज योर कॉम्पिटेंस। मोस्ट ऑफ दीज स्किल्स आर इनिशियली लर्नड इन चाइल्डहुड देन डेवलप थ्रू आउट लाइफ। ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये हमारी चाइल्डहुड, कॉम्पिटेंस हमारे चाइल्डहुड में, यानी कि हमें जो चीज़ें घर से सिखाई जाती हैं या हमारे स्कूल से सिखाई जाती हैं कि आपको इन बातों पर खामोश रहना, इन बातों पर आपको बात करनी है, इस तरह से आपको बात करनी है, इस तरह से आपको इस शख्स से इस तरह बात करनी है। सो दैट इज़ थ्रू आउट लाइफ आपका ये एक प्रोसेस चलता है। इसके बाद आता है मैसेज एंड देयर चैनलिंग। मैसेज क्या है और उनको चैनल किस तरह करें। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द सेंडिंग ऑफ अ सिग्नल, यानी कि आपको एक सिग्नल या मैसेज सेंड करना होता है टू द रिसीवर, वेदर बाय जेस्चर्स, आप जेस्चर के थ्रू करते हैं, वॉइस के थ्रू करते हैं, विजुअल के थ्रू करते हैं, टच के थ्रू करते हैं, स्मेल, टेस्ट और कम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ किसी भी, और या इनका कॉम्बिनेशन करके सेंड। और चैनल क्या है कि द मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज कन्वेड, जिस मीडियम के थ्रू आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। नॉइस हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। नॉइस क्या है कि एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स योर एक्चुअल कम्युनिकेशन इज नोन एज योर नॉइस। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ फीडबैक एंड फीडबैक फ्रॉम अदर। सेल्फ फीडबैक क्या होगा? जो फीडबैक आप खुद करेंगे। फीडबैक वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिससे हम पहले बात कर चुके हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्सल। सेल्फ फीडबैक रेफर्स टू द सेंडर हियरिंग देमसेल्फ। जो सेंडर खुद सुन रहा है वो उसका सेल्फ फीडबैक है, कि उसे समझ में आ रहा है कि वो जो कह रहा है क्या वो सही कह रहा है। एंड सेंसिंग देयर मूवमेंट्स इन ऑर्डर टू करेक्ट देमसेल्फ, और वो अपनी मूवमेंट को सेंस भी कर रहा होता है अगर उससे कोई बात गलत निकल जाती है। तो जिस तरह हम नॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर हमें कोई बात हमसे हमसे कोई चीज़ मिस हो रही है, या कोई कम्युनिकेशन के दौरान हमें कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूट जाती है, तो हम फ़ौरन पार्डन कह के या सॉरी कह के हम दोबारा उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करते हैं। ये हमारा सेल्फ फीडबैक होता है। और एक्सटर्नल फीडबैक क्या है, या फीडबैक फ्रॉम अदर्स क्या है, कि रीफ्रेश समथिंग और कंफर्म देयर कम्युनिकेशन वॉज सक्सेसफुल। इस और एक्सटर्नल फीडबैक क्या होता है कि जो चीज़ आप कह रहे होते हैं उसका फीडबैक आपको दूसरे लोग क्या दे रहे हैं, दैट इज द फीडबैक फ्रॉम अदर्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द स्पेसिफिक डायनामिक दैट इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दे इंक्लूड 3 डायमेंशंस। जो भी बात आप कह रहे होते हैं और जो भी आपकी कम्युनिकेशन की डायनामिक्स है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर, दैट इज आपके कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की 3 डायमेंशन होती है। फिजिकल हो सकता है, सोशल या साइकोलॉजिकल हो सकता है, और टेम्पोरल हो सकता है। फिजिकल क्या है? वेयर द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, फॉर एग्जाम्पल स्कूल वर्सेज फ्यूनरल, पार्लर वर्सेज ऑफिस। कि जो चीज़ आप स्कूल में कर रहे हैं वो आप फ्यूनरल में नहीं कर पाएंगे, पार्लर में जो बात आप कर रहे हैं वो ऑफिस में आप नहीं कर सकते। ये दिस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पर हैं, आप फिजिकली किस जगह पर प्रेजेंट है, आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सोशल और साइकोलॉजिकल क्या है? दिस डायमेंशन इंक्लूड स्टेटस। आपको स्टेटस देखना पड़ता है कि आप टीचर से बात करें तो किस तरह बात करेंगे, आप पीपल से बात करें तो किस तरह बात करेंगे। कल्चर एंड द रोल्स एंड द गेम प्लेस एंड द गेम्स पीपल प्ले। लोग किस तरह की गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों को अकॉर्डिंग अगर बात करनी है तो आपको सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए, यस, उन लोगों के स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए आप कम्युनिकेट करते हैं। टेम्पोरल क्या है? द टाइमिंग्स ऑफ द कम्युनिकेशन बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम ऑफ डे। आपको कब किस वक्त बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर आपने किसी बैंक से बात करनी है तो आप किसी बैंक से लोन के लिए आपने कॉल करना है तो बैंक टाइमिंग में आप कॉल करेंगे, आप आफ्टर बैंक टाइमिंग कॉल नहीं करेंगे। अगर आपको कोई मीटिंग अरेंज करनी है तो आप ऑफिस टाइमिंग में बात करेंगे। किसी से कोई पर्सनल काम है तो आप उसको लंच टाइम में कॉल करेंगे, ऑफिस टाइमिंग में से आप कॉल नहीं करेंगे। तो दिस इज नोन एज अ टेम्पोरल। इसके बाद आती है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। दिस रेफर्स टू
द रिलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल्स का जो रिलेटिव एक्सपीरियंस है अबाउट सम फील्ड्स हु आर कम्युनिकेटिंग एंड मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट टू इंश्योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको उनका फील्ड देखना है कि वो किस फील्ड से रेलिवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंजीनियर से सोशल लाइफ पे बात कर रहे हैं तो इट माइट नॉट करेक्टली या आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर से इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज के हवाले से बात कर रहे हैं so it would be an effective communication from both the ends. For example, a qualified accountant who has completed all his training has experience of the task they may be asking a trainee accountant to perform and can manage the trainee accordingly. क्योंकि एक अकाउंटेंट है उसने कंप्लीट उसको तजर्बा है कि किस तरह अकाउंटिंग टास्क को परफॉर्म करना है, किस तरह लेकर चलना है, तो अपने ट्रेनी अकाउंटिंग को उस तरह से लेकर चलेगा, उसको कम्युनिकेट कर सकेगा और उसको अकॉर्डिंगली वो लेकर चल सकता है। वे पीपल हैव नॉट शेयर द सेम एक्सपीरियंस, जहाँ पे लोगों का सेम एक्सपीरियंस नहीं होता, दे विल नीड टू एम्पथाइज विद अदर्स इन ऑर्डर टू शेयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और फिर उनको लोगों को एक दूसरे के साथ एम्पथाइज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू शेयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को शेयर करने के लिए। इफेक्ट्स क्या होते हैं? दिस यूनिवर्सल रेफर्स टू द इफेक्ट्स दैट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज़ ऑन समवन, कि आपकी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरे पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट होगा। हैज़ सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन ईच पर्सन, क्योंकि जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है तो कोई ना कोई इम्पैक्ट दूसरों एक दूसरे पर आप क्रिएट करते हैं। एथिक्स कैन दिस यूनिवर्सल रेफर्स टू द मॉरल कोड ऑफ राइट्स, आपके जो मॉरल कोड्स हैं राइट एंड रॉन्ग के, आप क्या चीज़ सही है क्या गलत है। एंड प्रिसाइज दैट एथिक्स में और मे नॉट स्पेसिफिकली एग्जिस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट इन कम्युनिकेशन, वो रेफरेंस पॉइंट के तौर पर कम्युनिकेशन में मे नॉट भी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। लेकिन आपको इस चीज़ का पता होता है कि क्योंकि आप चाहे मॉरल एथिक्स में क्या चीज़ गलत है क्या सही है, आपको उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।